बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्यूशन केमिस्ट्री एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समर सेशन कोर्स बाय मिस फरोजा अमर। सॉल्यूशन केमिस्ट्री एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिल्कुल कोर्स ओवरव्यू है या क्या पोर्शन है या क्या क्या चीज़ें हमारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बेसिक्स क्या है इक्विलिब्रियम की, किन किन फॉर्मूलाज के ऊपर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं फिजिकल या केमिकल जिनके ऊपर हम इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम जिनकी वजह से एस्टैब्लिश हो रहा होता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश इन द केमिकल रिएक्शन, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तमाम चीज़ें जो हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हमारी इन्वॉल्व होंगी। इसके बाद इक्विलिब्रियम को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास मल्टीपल इक्विलिब्रियम जो हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर हो सकते हैं बेस्ड ऑन अ केमिकल रिएक्शन टाइप। केमिकल रिएक्शन टाइप में अगर हम करें, हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं मोस्टली एसिड एंड बेसिस के रिस्पेक्ट से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड्स एंड बेसिस भी हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं। मोनोप्रोटिक एसिड हैं जो कि सिर्फ एक प्रोटॉन देते हैं, डाइप्रोटिक एसिड हैं जो कि 2 प्रोटॉन दे रहे होते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड हैं जो 3 प्रोटॉन देते हैं। इसके अलावा टेट्राप्रोटिक एंड हेक्साप्रोटिक एसिड्स भी हमारे पास होते हैं। तो अब उनके अंदर किस तरीके से इक्विलिब्रियम एंड ओवरऑल इक्विलिब्रियम या स्टेप बाय इक्विलिब्रियम को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी आपस में क्या कोरिलेशंस हैं। तो मैथमेटिक बैकग्राउंड के अंदर, ग्राफिकल बैकग्राउंड के अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से उन इक्विलिब्रियम को कितना सिंप्लीफाइड वर्जन में कितना सिंप्लीफाई कर किया जा सकता है, और उस इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट से हम जो मल्टीपल एनालिटिकल में जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी। क्योंकि अगर हम बात करें HCl की, तो HCl एज अ मॉलिक्यूल, ये इसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। एंड हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर डिसोसिएट हो जाएं एंड जो क्लोराइड हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद होगा, तो क्लोराइड इज समथिंग डिफरेंट विद द HCl मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर, क्लोराइड इन द डिसोसिएटेड स्टेट के अंदर। तो इनकी कैरेक्टराइजेशन या इनकी स्पेसिएशन, अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल्स की स्पेसिएशन या उसकी सराउंडिंग या उसकी केमिकल नेचर के रिस्पेक्ट से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उन प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर। क्योंकि हम कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द और द क्वांटिफिकेशन ऑफ द एनालाइट। तो इन चीज़ों को स्टडी करना, इनको समझना फॉर द रिसर्च पर्पस, फॉर द एनालिटिकल पर्पस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब तो कितनी तरह के रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, उनको हम कंसीडर करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर दिया है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कि हमारे पास पहली चीज़ के इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, फिर प्रोटॉन इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या रिलेट कर रहा होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट इज एसिड बेस्ड रिएक्शन के ऊपर बेस कर रहा है कि एसिड्स एंड बेस के साथ साथ फिर बफर सिस्टम भी आ जाएंगे कि बफर सिस्टम क्यों बनते हैं। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन इक्विलिब्रियम। एंड कोऑर्डिनेशन इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है कि जिसके अंदर कोई भी हमारे पास मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन हो रही है, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अगर हमारे पास बन रहा है ड्यू टू द लोन पेयर डोनर एंड लोन पेयर एक्सेप्टर अगर हमारे पास मौजूद हैं, तो उस कोऑर्डिनेशन की वजह से भी मल्टीपल हमारी कॉम्प्लेक्सिटी या अगर हम कहें कि हमारे एनालाइट की कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। एब्जॉर्बेंस मल्टीपल किसी भी, अगर हम इस इंस्ट्रूमेंटल पैरामीटर की अगर बात करें, अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें या कंडक्ट इलेक्ट्रो केमिकल मेजरमेंट की बात करें, तो ये तमाम की तमाम उस केमिकल की एनवायरनमेंट या केमिकल की कंडीशन चेंज होने की वजह से वेरी कर रहे होते हैं। तो उस कोऑर्डिनेशन को भी हमने कंसीडर करना है। ठीक है, मोस्टली ये जो फर्स्ट पैटर्न है हमारा इंट्रोडक्शन, प्रोटॉन इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन इक्विलिब्रियम एंड सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम, ये बेस कर रहा होता है क्लासिकल केमिस्ट्री। क्लासिकल केमिस्ट्री मीन्स we don't need many instrumentation for understanding this because we are considering the बिल्कुल बेसिक्स और द मॉलिक्यूलर अप्रोच ऑफ द केमिकल कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर केमिकल किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरीके से उसकी कंडीशन है, अगर वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है तो वो किस तरह से होगा, सॉल्यूशन के अंदर कितनी तरह से वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म उसकी चेंज हो रही है तो उससे हम पर्टिकुलर
कंडीशन के अंदर या पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हम अलग अलग फॉर्म जो उसकी एग्जिस्ट करती हैं उनकी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करें, तो मोस्टली क्लासिकल केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एंड मैथमेटिक्स को कॉम्बिनेशन है जो हमारा सॉल्यूशन केमिस्ट्री के पार्ट को कवर कर रहा है। फिर सेकंड हमारे पास आता है बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सॉल्यूशन केमिस्ट्री बेसिक्स ऑफ द केमिकल है, इसके साथ थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन, क्योंकि सॉल्यूशन बिल्कुल क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल के लिए हमें ज़रूरी नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टडी करें, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें क्लासिकल केमिस्ट्री पता हो। फिर साथ में अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन की भी बेसिक्स में कि जो हम मेजरमेंट डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी भी बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर से स्टडी करेंगे कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एज अ डिटेक्टर, एज अ एम्पलीफायर या किस तरीके से एम्पलीफायर वगैरह किस तरीके से वर्क करते हैं। तो दो अलग अलग पोर्शन है, क्लासिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, और इन दोनों को सम अप कर दिया हमने एक कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली कोर्स का हमारा ओवरव्यू है। एंड स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, तो क्योंकि नाम आपको पता है क्लासिकल में मौजूद है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर आर टू एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट एंड order, cause, and equilibrium in the solution. And after the lecture, you will be able to understand how solution are formed and to understand the equilibrium. अब किसी भी सबसे पहले कंडीशन क्या है कि स्टेट ऑफ मैटर, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मैटर की बात होगी। मैटर हमें पता है कि क्या है, कि कंपोज्ड ऑफ अ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं, अगर कॉम्बिनेशन के अंदर है एटम भी हम बात कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट वहाँ पे मौजूद हैं। अब वो एनर्जी जो कि किसी भी मैटर के साथ एसोसिएटेड है और वो उसके मोशन को कंट्रोल कर रही है, दैट इज कि हमें पता है कि जितने भी हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल भी है तो उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी, वो उसकी जो मॉलिक्यूल है उनमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, एंड वो वाइब्रेशंस डिपेंड कर रही होती हैं थर्मल एनर्जी के ऊपर। और अगर हमारी थर्मल एनर्जी जो दैट इज टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से मेजरिंग ऑफ द थर्मल एनर्जी कैन बी यूज, कि हम टेम्परेचर को यूज कर सकते हैं थर्मल एनर्जी को मेजर करने के लिए कि किसकी ज्यादा है या किसकी कम है। अदरवाइज टेम्परेचर इज समथिंग डिफरेंट एंड थर्मल एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट। तो थर्मल एनर्जी अगर हाई है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, कि अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल आपस में उनकी आपस में अट्रैक्शन है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने की कैपेबल है थर्मल एनर्जी, तो मॉलिक्यूल जो है हमारा गैसेस स्टेट के अंदर होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मोर देन द थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देन क्या होगा, वो हमारे पास लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर आएगा। यही तीन स्टेट्स मोस्टली मौजूद होती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा इज समथिंग एल्स, वो भी एक स्टेट ऑफ मैटर में ही कंसिडर किया जाता है। बट अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स की वो कितनी तरह की हो सकती हैं, किन किन बेस के ऊपर हो सकती हैं। फर्स्ट, आयन डायपोल फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं, कि अगर कोई एक आयन मौजूद है उसकी सराउंडिंग में कोई डायपोल है, तो जस्ट लाइक वाटर एंड वाटर में हमारे पास वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयंस जो है हमारे पास, लाइक क्लोराइड आयन है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ पे फोर्सेस क्या है, वो आयन डायपोल फोर्सेस हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेसिकली ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हो सकती है। फिर डायपोल फोर्सेज हैं, दो डायपोल्स अगर मौजूद हैं तो एक डायपोल दूसरे डायपोल को क्या कर रहा होता है, वो उसको अट्रैक्ट या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको रिपल्जन उसके अंदर में हो रही होगी, तो डायपोल फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं। फिर आयन इंड्यूस्ड डायपोल, अगर कोई आयन मौजूद है उस आयन की वजह से किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर या किसी न्यूट्रल एटम के अंदर क्या हो सकता है, डायपोल इंड्यूस हो सकता है ड्यू टू द अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और द रिपल्जन। तो आयन की वजह से आयन इंड्यूस डायपोल अगर जनरेट हो जाएगा तो आयन, जिस तरीके से आयन डायपोल फोर्सेस थी, इसी तरीके से आयन इंड्यूस डायपोल फोर्सेस हो जाएंगी। फिर डायपोल की वजह से भी डायपोल इंड्यूस हो सकता है, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। एंड देन फिर डिस्पर्जन फोर्सेस बेसिकली क्या है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, जिसको हम वन डर वॉल फोर्सेस कह रहे होते हैं, कि जो हमारे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर
प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि अपोजिटली चार्ज पार्टिकल में, तो उनकी अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो है वन डर वाल्स फोर्सेस जो है उसके अंदर जनरेट हो रही होती हैं। तो ये सारी फोर्सेस क्या कहलाती हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर हमारी इन्वॉल्व होंगी। अब सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम, कि सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। होमोजीनियस होना ज़रूरी है, होमोजीनियस नहीं होगा तो वो हम उसको कहेंगे मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। होमोजीनियस में हमारे लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होना चाहिए, दैट इज ओवरऑल कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट हो। फिर जो हायर इन क्वांटिटी है दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्वेंट, जो लोअर इन क्वांटिटी है that will be called a solute. Now solution are different kind of solution are there. हम solid solvent भी solution भी होते हैं, solid liquid solution भी होते हैं, फिर गैस सॉलिड, ये तमाम तरह के किसी भी मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों कंपोजिशन की रिस्पेक्ट से हमारे पास मल्टीपल काइंड ऑफ सोल्यूशन जनरेट हो रहे होते हैं। बट सोल्यूशन बेसिकली कब जनरेट होता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है, सॉल्यूशन जनरेट होता है। And if we define the solubility of a substance is the amount of the substance or the solute that will dissolve in a given amount of the solvent. The given amount of the solvent in the solute is most of the time is taken in the moles. कि हम solute के जो moles हैं वो हमेशा mostly ले रहे होते हैं moles में, और जो volume of the solvent है वो mostly हम ले रहे होते हैं लीटर के अंदर। तो जो यूनिट है सॉलिबिलिटी की जो हम नॉर्मली मेजर की जा रही होती है दैट इज मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी में हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। इस सॉल्यूट जो है जब सॉल्वेंट के अंदर अगर हम कंसीडर करेंगे ये 1 मोल है सॉल्यूट का, और ये हमारे पास डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर के अंदर, देन इट विल बी कॉल्ड द 1 मोलर solution and the solubility is depend on the how many moles of a solute dissolved in a liter of a solution. तो ये इसकी स्पेसिफिक यूनिट है। अब जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ पे कुछ हीट चेंज पॉसिबल है, एंड हीट चेंज बेसिकली कॉल्ड द एंथैल्पी, कि अगर किसी रिएक्शन की वजह से हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, तो वहाँ पे हमारे पास दो तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन को होने के लिए हीट को एब्जॉर्ब होना पड़ा है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड को क्या करें, हीट अप करें, हीट करने की वजह से क्या हो रहा है, वो सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, एंड उसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप बर्फ ले लें एंड बर्फ को हम नॉर्मल टेम्परेचर भी में भी रख दें, बर्फ दैट इज की जो हमने फ्रीजिंग साइड से निकाला है 0 से, अगर हम उसको रखें तो जैसे ही टेम्परेचर 0 से ऊपर जाएगा, दैट इज 5-6 तक पहुंचेगा, तो क्या होगा, वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसने क्या किया, वो टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। एंड अगेन हम अगर क्या करें, वाटर को मजीद हीट दें, उसको हम बॉईल करना स्टार्ट कर दें, तो जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंचेगा या तो वो बेसिकली क्या होगा, वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में बेसिकली क्या हुआ है, हीट को एब्जॉर्ब किया गया है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। सेकेंड प्रोसेस एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बेसिकली क्या है कि जिसके अंदर हीट इवॉल्व हो। अगर इसी प्रोसेस को हम क्या करें, गैस को कूल करें, कूल करने की वजह से क्या होगा कि जो गैस है हमारे पास, ये सराउंडिंग अपनी एनर्जी जो है, जो मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में एनर्जी देंगे, एंड देन वो कंडेंसेशन होगी और वो गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, एनर्जी जो है वो सराउंडिंग को गिवन अप हो रही है, तो सराउंडिंग में जब एनर्जी जाएगी दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट इवॉल्व हुई है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारे पास किसी रिएक्शन के लिए उसको हीट चाहिए है, मोर हीट चाहिए, या उसको वो हीट जो है सराउंडिंग में दे रहा है, तो वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी तरीके से इंट्रोपी बेसिकली इट इज द स्टेट ऑफ द बीइंग डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही होती है
जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा हम कहेंगे उसकी इंट्रोपी है। इंट्रोपी को मेजर किया जा रहा होता है या एक्सप्रेस किया जा रहा होता है एज अ एस। इंथॉल्पी को हम किसी भी सिस्टम की, किसी भी स्टेट की एग्जैक्ट एनर्जी, कितनी एनर्जी है हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन द एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं। तो इंथॉल्पी हमेशा क्या की जाती है, हम एग्जैक्टली एच के तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि डेल्टा एच के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एग्जैक्ट सॉलिड की इस वक्त इसकी एनर्जी कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इसकी एनर्जी में जो चेंज आया है बाय द गेनिंग ऑफ द हीट, गेनिंग ऑफ द एनर्जी, वो चेंज इन एनर्जी हम मेजर कर रहे होते हैं। दैट इज वाई एंथैल्पी को हमेशा डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है कि डेल्टा एच एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज आया है वो कितना है। इसी तरीके से एंट्रोपी को भी एग्जैक्ट एंट्रोपी हम मेजर नहीं कर सकते, हम इसको भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द स्टेट या विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द रिएक्शन हम मेजर कर रहे होते हैं। तो एंट्रोपी अगर इस डिसऑर्डर ज़्यादा इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसमें इंट्रोपी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसी रिलेशन से। सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे लेसर इन क्वांटिटी इंट्रोपी होगी क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक साथ अलाइंड हैं, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड में डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स मॉलिक्यूल की जो डिस्पर्जन है एक दूसरे के अकॉर्डिंगली वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब ये इंक्रीज इन द डिसऑर्डर, दैट मीन्स अगेन हमारे पास चेंज इन द इंट्रोपी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है इंट्रोपी में। अगेन लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होगा, अगेन डिसऑर्डर जो और इंक्रीज हो गया, डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया, हमारे पास अगेन इंट्रोपी भी क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव आएगी लिक्विड से सॉरी गैस के अंदर। फिर अगर हम गैस को कंडेंस करें, इंट्रोपी हमारी डिक्रीज हुई है, एंड लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करें तो अगेन इंट्रोपी हमारे पास डिक्रीज हुई है। तो रिएक्टेंट जो है मोर डिसऑर्डर्ड में है, ठीक है, रिएक्टेंट ज़्यादा डिसऑर्डर था, गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड कम डिसऑर्डर है, तो डेल्टा एस हमारे पास नेगेटिव में आएगी। तो इंट्रोपी एंथैल्पी दोनों कंबाइनली हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को शो कर रहे होते हैं। एंड गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या है, फ्री एनर्जी है जो कि शो कर रही होती है कि किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या फिजिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी को मेजर कर रहे होते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस में खुद से खुद हो जाएगा, फेवरेबल है, और नॉन स्पॉन्टेनियस मीन के उसके लिए, उसको होने के लिए, उसको करने के लिए हमें फोर्सफुली कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेल्टा जी अगर गिब्स फ्री एनर्जी अनफेवर्ड है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारे रिएक्शन की क्या होती है, पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज नॉट फिजिबल, इट नीड्स टू डू सम वर्क ऑन इट ताकि वो रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो। डेल्टा जी नेगेटिव है, दैट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो हमारे नॉर्मली इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे होते हैं, जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, उनकी गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, दैट मीन्स कि वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। And Gibbs free energy is directly related with the enthalpy and entropy on a particular temperature. Gibbs free energy का relation क्या है हमारे पास कि Gibbs free energy, change in Gibbs free energy for any particular process, for any particular reaction, it will be equivalent to the change in the enthalpy of the reaction or the process subtracted by and with the difference of the हम कह सकते हैं कि इसका माइनस बाय टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इन द केल्विन, ठीक है, केल्विन के अंदर मेजर किया जाएगा जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर एंड चेंज इन द एंट्रोपी का प्रोडक्ट है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंथैल्पी में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एस जो है एंट्रोपी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव हुई, दैट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन अनफेवरेबल है। अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है, एंट्रोपी नेगेटिव है, तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आती है। दैट मीन्स एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी का हम रिलेशन क्या कर सकते हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मोर
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है हमारे पास अनफेवरेबल है, जबकि मोस्टली जो हमारे रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं। दैट मीन्स उसके रिएक्शन की वजह से हीट रिलीज होती है इनटू द एनवायरनमेंट। इसी तरीके से एंट्रोपी के अगर रिस्पेक्ट से देखें तो एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स डिसऑर्डर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव में ही कन्वर्ट होंगे। तो एंट्रोपी अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, अगेन डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी और रिएक्शन हमारा फेवरेबल होगा। और आपको खुद पता है कि एंट्रोपी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, कम कोई भी रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, वो हमेशा बढ़ेगा जब तक आप फोर्सफुली कोई काम उसके रिस्पेक्ट से उसको सही करने के लिए ना करें, तो डिसऑर्डर खुद ब खुद हमेशा बढ़ता है। तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव है दैट मीन्स डिसऑर्डर कम हो रहा है। डिसऑर्डर कम हो रहा है, नेगेटिव एंड नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर पॉजिटिव हो जाएगा और गिव्स एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो अनफेवरेबल है फॉर एंट्रोपी टू बी लेसर। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। गिब्स एनर्जी हमें डिफाइन कर रही है कि हमारा रिएक्शन कितना फिजिबल है। अब ये तमाम चीजें जो हमने डिस्कस की, क्यों डिस्कस की, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी अगर सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर, अगर हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर जो है जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए दो कंडीशन, अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू बहुत नेगेटिव है या नेगेटिव है दैट मीन्स कि हमारा रिएक्शन या हमारा सॉल्यूशन जो है बड़ी इजीली और आसानी से जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी कंबाइनली हमें सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अगर हम सिर्फ एंट्रोपी को कंसीडर करें, तो अगर हम कंसीडर करें हमारे पास नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में अगर हम कंसीडर करें कि दे एक्ट लाइक अ आइडियल गैसेस के तौर पे अगर एक्ट कर रही है दैट मीन्स इनके दरमियान में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो नियॉन एंड आर्गॉन को अगर हमने एक सिलेंडर में लिया है, इनको सेपरेट किया हुआ है किसी एक चैम्बर से। ठीक है, तो अगर इस चैम्बर को हटा दिया जाए तो रैंडमनेस को अगर हम कंसीडर करें तो रैंडमनेस दैट इज द एंट्रोपी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल सारे के सारे एक साथ हैं, इनकी रैंडमनेस इस जगह पर इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैम्बर के अंदर क्या है, रैंडम है। लेकिन अगर हम इसको हटा देंगे तो ये पूरे इनकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स इनकी जो वाइब्रेशन मूवमेंट है वो एक हायर इन्वायरमेंट में या हायर वॉल्यूम के अंदर हो जाएंगी। तो अगर हम इनको मिक्स करें तो हमारे पास क्या है, बेसिकली रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है बाय द एडिंग ऑफ टू नोबल गैसेस, जिनको हम कंसीडर करें कि इनके दरमियान में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करें कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं है, तो यस, फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज फिजिबल बिकॉज यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अदरवाइज हमें पता है नियॉन एंड आर्गोन का अगर आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो कोई चेंज इन द एंथैल्पी हमारे पास नहीं आ रही। दैट इज अगर चेंज इन एंथैल्पी जीरो है, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई उसकी हीट एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट जो चेंज आया है दैट इज इन द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, रैंडमनेस ऑफ द एटम्स ऑफ द गैसेस। तो रैंडमनेस इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या है, रेडिली सॉल्यूशन जनरेट हो जाता है किसी भी गैसेस का, या मिक्सचर अगर हम कहें तो जनरेट हो जाता है। ठीक है, एंट्रोपी और स्टेट को हम कंसीडर कर सकते हैं, मैं प्रीवियसली डिफाइन कर चुकी हूँ कि जितना फ्रीडम होगा उतना एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इसी तरीके से लिक्विड की एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, एंड गैस की एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लिक्विड। ठीक है, और चेंज इन एंट्रोपी अगर स्टेट चेंज हो रही है दैट मीन्स डेल्टा, हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। अगर हम गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं डेल्टा एस मस्ट बी, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगी, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेल्टा एस हमारे पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, रैंडमनेस कम हो रही है नेगेटिव में आंसर आएगा, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन सॉलिड एंड लिक्विड
ये दोनों, इनकी जो रैंडमनेस है, एंट्रोपी है, वो लेसर इन क्वांटिटी है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर अगर आप रैंडमनेस देखें या एंट्रोपी देखें तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंडिविजुअल एंट्रोपी से ज्यादा होती है। तो हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर डेल्टा एस जो है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसके एग्जाम्पल हम कंसिडर कर चुके हैं आर्गोन एंड नियॉन के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हमारे पास जनरेट हो रहा है, अगर हम NaCl की एग्जांपल लें, सोडियम एंड क्लोराइड के, हमारे पास लैटिस क्रिस्टल लैटिस मौजूद है। एंड क्रिस्टल लैटिस के अंदर इसकी जो रैंडमनेस है या एंट्रोपी है वो बहुत कम है। जब वो वाटर के अंदर गया तो हमारे पास डेल्टा एस क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो कैटाइन और एनाइन के अंदर, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा है, दैट इज की एंट्रोपी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो गई है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं रिएक्शन को, दैट मीन्स कैटाइन और एनाइन कंबाइन होकर वापस से NaCl का क्रिस्टल बनाएं, इस डायरेक्शन के अंदर क्या है, एंट्रोपी कम हो रही है। और अगर सॉल्यूशन बनेगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एनर्जी के रिस्पेक्ट से कंसीडर कर सकते हैं, तो एनर्जी में जब हमारे पास सॉल्यूशन बेसिकली फॉर्म होता है तो सॉल्यूशन में हमारे पास 3 स्टेप्स हो रहे होते हैं। फर्स्ट की जो भी हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल है और जो सॉलिड सॉल्वेंट है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूट है, एक हमारे पास सॉल्वेंट है, तो ये हमारे पास अगर सॉल्वेंट है, इन सॉल्वेंट में अगर हमें इस सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है तो पहले क्या होना चाहिए, ये सॉल्वेंट आपस में कंबाइन है, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। वाटर है तो वाटर के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करते हुए हमें उसको क्या करना है, उनके मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करना है, सेपरेट आउट करना है। इसी तरीके से हमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के वो भी पार्टिकल्स हैं, कन्फाइंड हैं इन अ क्रिस्टल। अगर NaCl का क्रिस्टल है तो कन्फाइंड है, उनको हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, उस क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करना है। तो ये दोनों प्रोसेस डेल्टा है, जिसके अंदर हमें लिक्विड को, लिक्विड मॉलिक्यूल को या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है एक दूसरे से, और जिसके अंदर हमें सॉल्यूट के क्रिस्टल को सेपरेट करना है। ये दोनों हमारे पास प्रोसेसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए एनर्जी, क्योंकि इंट्रोपी तो आप देख लेंगे, इंट्रोपी तो इंक्रीज हो रही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। इंथॉल्पी दोनों सूरतों में क्या होगी, हमें हीट देनी पड़ेगी ताकि हमारे पास क्या है, हीट हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें एनर्जी देनी है ताकि वो एक दूसरे के, दैट इज की जो एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर दे, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ज्यादा एनर्जी हो ताकि वो उनकी जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाए। उसके बाद क्या होगा, ये जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो अगेन इनकी आपस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी होगी, सॉल्यूट की एंड सॉल्वेंट की। ठीक है, अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास हायर क्वांटिटी के जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जो है हमारे पास एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, एनर्जी हमें देनी है। और क्यों देनी है, क्योंकि हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करना है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। इसी तरीके से जो स्टेप 3 है वो एक्सोथर्मिक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान में है, और वो क्या करेंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वो स्टेबलाइज हो रहा है। दैट मीन्स इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होंगे, एंड स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड दैट रिलीज ऑफ द एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और तो हमारे पास ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, इसकी एनर्जी चेंज आ गई। तो सॉल्यूशन जब भी बनता है, अगर हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट से बात करें या, तो हम यहाँ पे हेसेस लॉ को फॉलो अप कर सकते हैं। हेसेस लॉ बेसिकली स्टेट कर रहा होता है कि अगर कोई रिएक्शन होना है, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर सॉलिड दैट इज फ्रीजिज वाटर को कंसीडर करेंगे, फ्रीजिज वाटर जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कि क्या हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकती है, वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली वेपराइज्ड हो जाए। ठीक है, तो सब्लिमेशन के नतीजे में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, अगर हम क्या करें, डायरेक्टली सब्लिमेशन नहीं करें बल्कि हम क्या करें, वाटर को पहले यूज करवाएं, दैट इज वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो, फिर लिक्विड स्टेट से वेपराइज्ड हो, अगेन फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास
वाटर ही बन रहा है, दैट इज गैसियस पार्टिकल। तो हेजिस लॉ ये फॉलो कर रहा होता है कि अगर हमारे पास स्टेप चाहे कितनी भी इंक्रीज कर दें, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो है वो इक्विवेलेंट होती है। तो एंथैल्पी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन के सॉल्यूशन जनरेट हुआ। अब सॉल्यूशन जनरेट कितने हुआ, 3 स्टेप में, डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 में। तो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ ऑल दिस इंडिविजुअल स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने डिफरेंट दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट हो रहे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की इंटरेक्शन की वजह से सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज जो है वो इस एक्सप्रेशन के जरिए से मेजर कर सकते हैं। नाउ अगर अब कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास वैल्यूज वगैरह मौजूद हों तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म होगा या नहीं होगा, या बाय द एनर्जी चेंजेस। क्यों, हमें पता है कि अगर गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कि फिजिबिलिटी नहीं है सॉल्यूशन फॉर्मेशन की। गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो फिजिबिलिटी है सॉल्यूशन फॉर्मेशन की बड़ी इजीली। ठीक है, तो अगर एंडोथर्मिक टर्म्स हमारे पास एनर्जी चेंज या सिर्फ एंथैल्पी की रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें, तो अगर एंडोथर्मिक टर्म्स हमारे पास जो है दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल को सेपरेट करने की, ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड है एक्सोथर्मिक टर्म्स का वो और एंडोथर्मिक टर्म का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो हमारे पास सॉल्यूशन की एनर्जी जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज एंडोथर्मिक टर्म, दैट इज डेल्टा H1 डेल्टा H2 की वैल्यूज को ऐड करें और डेल्टा H3 के इक्विवेलेंट हो जाए तो सॉल्यूशन की एनर्जी क्या हुई, इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि एंडोथर्मिक टर्म्स दैट इज की जो एनर्जी हमें देनी पड़ी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए वो ज्यादा है, ठीक है, सॉरी वो कम है, स्मॉलर है, ठीक है, और जो एक्सोथर्मिक जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है। तो उस सूरत में डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, और प्रोसेस क्या होगा, वो हमारा एक्सोथर्मिक होगा। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस कि हमारा सॉल्यूशन बड़ी आसानी से इजीली बनेगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक अगर स्मॉलर है, दोनों को सम कर लिया, सेपरेट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है, जब वो मिक्स हो रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो सोल्यूशन जो है हमारा इजीली जनरेट हो रहा होगा और उसकी वो सोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी के एंडोथर्मिक टर्म्स दैट इज की जो सॉल्यूट को पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए एनर्जी देनी है वो कम है, वो ज्यादा है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है। इस सूरत में हमारे पास हमें एनर्जी देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और एनर्जी देने के बाद तो फिर डेल्टा H दैट इज सॉल्यूशन तब तक नहीं बनेगा जब तक हम इसको एक्स्ट्रा एनर्जी ना दें। ठीक है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी दिस रिएक्शन इज नॉट feasible बट इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी एंड द टेम्परेचर। तो अगर बहुत स्मॉलर डिफरेंस है तो हमारे पास सॉल्यूशन मोस्टली जनरेट हो रहे होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक सॉल्यूशन भी जनरेट होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस है तो फिर हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन जनरेट नहीं होंगे, सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। अब इसी कंडीशन को जो सॉल्यूशन की एनर्जी थी हम हीट ऑफ हाइड्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज सॉल्वेंट मोस्टली जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको पता है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को अगर हम कंसिडर करें एंड वाटर के अंदर किसी भी एक गैसियस मॉलिक्यूल, अब गैसियस मॉलिक्यूल की मैं क्यों बात कर रही हूँ कि ये जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉलिड में मौजूद है, ठीक है, आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैसियस आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी को क्रिस्टल्स से को कन्वर्ट कर रही है गैसियस आयंस के अंदर। ठीक है, ये हम एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। ठीक है, जब गैसियस आयंस कंबाइन होकर आयनिक सॉलिड जनरेट कर रहे होते हैं तो इस सूरत में एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये हमारे पास रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो ये -778 होगा। लेकिन रिएक्शन अगर हमें इसको सेपरेट करना है, आयनिक सॉलिड को रिलीज करना है, दैट इज गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है, तो फिर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी 778 देनी पड़ेगी, तो वो पॉजिटिव है। एंड देन हमारे पास गैसियस आयन जनरेट हो जाएंगे। अब जब ये गैसियस आयन वाटर के अंदर मिलेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड आयंस बनेंगे, दैट इज अ सॉल्यूशन बनेगा। तो जब एक गैसियस आयन वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रेटेड आयन बनाता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द सॉल्वेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है, क्योंकि ये आयन गैसेस आयन जब वाटर में मिलेगा एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और आयनिक इंट्रैक्शन की वजह से भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज ही होगी। ये हमेशा
डेल्टा एच इसकी क्या होगी, वो नेगेटिव ही होगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन मोस्टली नेगेटिव ही होती है। तो उस वक्त ये हमारे पास, क्योंकि अगर हम वाटर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट प्लस मिक्सचर, इन दोनों को कंबाइन करते हुए हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसके अंदर एक गैसीय साइन वाटर मॉलिक्यूल में एड अप हो गया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसमें हमने शामिल कर दी है, ठीक है। वो एनर्जी शामिल नहीं है जो कि सॉलिड, आयनिक सॉलिड को गैसीय साइन में कन्वर्ट करने के लिए शामिल है। तो अब ये एक्सप्रेशन, ये दोनों टर्म्स कंबाइन होकर क्या हो गई, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गई, ठीक है। एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन को अगर हम कंबाइन करें किसके साथ, सॉल्यूट की लैटिस एनर्जी के साथ, इन दोनों का सम बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन का हमारी हीट ऑफ सॉल्यूशन होगी। एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज पहला प्रोसेस क्या है कि हमारे पास लैटिस एनर्जी जिसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड आयंस गैसेस आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड फिर गैसेस आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रेटेड आयंस बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। इन दोनों का सम, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों का सम बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, 4 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स इस वक्त हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी, हमें एनर्जी देनी है, यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट विल बी 4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई सवाल आप लोगों को करना है तो आप पूछ सकते हैं।